हेलो अस्सलाम चलिए असद वालेकुम। साहब शुरू करें। कौन शुरू करेगा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी हसन। In the, in the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, I am thankful to my honorable teacher by whom I have given a chance to express my views जोर से about बोलो, my जोर से। topic in front of you people. And after that, I am also thankful to you because you are listening me and give me your precious time. So now I am gonna present my topic as I have Samir Suhail, Ghani Subhan and Ayub and myself Irfan Khatak. सो स्टार्ट टॉपिक मैं करूंगा, देन इंशाल्लाह हम आगे जो है ना सारे दोस्त प्रेजेंट करेंगे टॉपिक, और वन बाय वन सेकंड पार्ट जो है ना अयूब भाई करेंगे, थर्ड पार्ट गनी भाई और फोर्थ सुभान भाई। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय टॉपिक। जैसे कि हमें मालूम है कि भाई वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन हम तीन वजूहत पे रखते हैं: मॉरल रीजन, लीगल रीजन और फाइनेंशियल रीजन। अब वो तीनों को हमने इसमें जो है ना समराइज किया हुआ है। यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किसी भी वर्क प्लेस में सेफ्टी एंड हेल्थ की क्या होती है। बेनिफिट ऑफ अ सेफ एंड हेल्थी वर्कफोर्स: एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी हायर होगी, नंबर सेकंड इंक्रीज एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, नंबर थर्ड रिड्यूस मेडिकल एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, नंबर फोर लोअर वर्कर्स कंपनसेशन रेट्स एंड पेमेंट्स, और नंबर फाइव इम्प्रूव रेपुटेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ चॉइस। इसमें मॉरल रीजन भी आ गई, लीगल रीजन भी आ गई और फाइनेंशियल रीजन भी आ गई। अगर हम किसी भी वर्क प्लेस में जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, सर ये शोर से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, काइंडली। देर हो रही है, चलो। तो अगर हम वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन रखते हैं तो वहां पे हमारे पास ये सारे फायदे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम कंसिक्वेंसेस ऑफ एन अनसेफ एंड अनहेल्थी वर्क एनवायरनमेंट, हमारे पास उसके जो है ना फिर क्या नुकसान होते हैं। इंजरी एंड डिजीज हमारे पास होते हैं, मेंटल हेल्थ भी होते हैं। इंजरी और डिजीज में अगर हम बात करें तो बैक इंजरीज आर मोस्ट प्रिवेलेंट, जो कि बहुत ज्यादा होती है किसी भी वर्क फोर्स में, किसी भी एरिया में जहाँ पे अनहेल्थी एक्टिविटी हो रही होती है। एक्सपोजर टू केमिकल्स होते हैं वहां पे, जिसकी वजह से हमें अनडिटेक्टेड इफेक्ट्स एंड पॉसिबल लॉन्ग टर्म रिस्क होते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स की वजह से। अच्छा, मेंटल हेल्थ भी होते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जो है ना किसी भी इंसानी जान के लिए खतरा लायक करता है और वर्क फोर्स पे भी जो है ना असरअंदाज होता है। डेथ एंड वायलेंस भी होते हैं और इकोनॉमिक कॉस्ट भी होते हैं, जैसे हमने कहा था कि भाई फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं किसी वर्क फोर्स में। काइंडली सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा भाई, ये हमारे पास टेबल है जिसमें सब चीजें जो है ना, टेबल को आप देख सकते हैं किस तरह कनेक्टेड है। जैसे एचआर एक्टिविटी में जॉब एनालिसिस एंड कंपेटेंसी मॉडलिंग होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ चेक होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी चीजें इस टेबल में आती है। इसके साथ साथ जो है ना टाइम को मद्देनजर रख के मैं ये सब चीजें जो है ना आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह आ जाती है। ग्लोबलाइजेशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी हम किसको मद्देनजर देख के करते हैं, आईएलओ वगैरह या डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रख के हम ये चीजें करते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रमोटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, हम जो है ना प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं और कॉस्ट को हम मैनेज करते हैं और इंजरीज और डिजीजेस को हम जो है ना रिड्यूस करते हैं। और स्ट्रेटेजिक इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ में हम मॉनिटरिंग को मेजर करते हैं, एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं और डिजीजेस को भी हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेलनेस प्रोग्राम्स, ये चीजें यानी अवेयरनेस प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। सेफ्टी और हेल्थ आउटकम्स में हम जो है ना साइकोलॉजिकल, फिजिकल एक्सीडेंट्स, डिजीज, इंजरी, वायलेंस और फिजिकल में मेंटल हेल्थ, जॉब्स, अमाउंट और सोर्सेज, जो आपसे पहले स्लाइड में हमने ऑलरेडी पढ़ी। सर काइंडली नेक्स्ट स्लाइड। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे पहले वाली स्लाइड में मैंने कहा कि भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम आईएलओ और डब्ल्यूएचओ ये चीजें पढ़ेंगे। ग्लोबल कंसिडरेशन जो हमारी होती है वो सब्सटेंशियल डिफरेंस होती है नेशनल स्टैंडर्ड्स के, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएलओ और डब्ल्यूएचओ ये हमें इन चीजों में मदद देती है जो मैं अभी आप सबको बताने जा रहा हूँ।
ये तो इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो इदारे हैं ये इससे हम हेल्प आउट यानी होते हैं, इससे हम जो है ना गाइडलाइंस वगैरह देखते हैं इसके। अच्छा, ये प्रैक्टिस डेवलप करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस में इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, टेक्निकल जो इशू आते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, जो भी इशू आते हैं उसको जो है ना उसकी गाइडलाइंस हम किसी भी वर्क फोर्स में अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को डेवलप करते हैं वो हम इससे देखते हैं, इन दो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से। अच्छा, रेस पब्लिक अवेयरनेस भी करते हैं और रिसर्च ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जो भी नई नई चीजें रिसर्च होती है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ये दो इदारे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटीज। अब नीचे हम यहाँ पढ़ेंगे फैक्टर्स मोस्ट अफेक्टिंग वर्क प्लेस एक्सीडेंट। कौन सा फैक्टर्स है जो वर्क प्लेस में जो है ना इफेक्ट करते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह क्रिएट होते हैं। एक तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉयर्स को वर्क प्लेस दिया है, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स को सेफ वर्क प्लेस दे। और सेकंड हम यहाँ पढ़ेंगे टाइम। अब जितनी हम उससे ज्यादा टाइम जो है ना काम लेंगे किसी भी वर्कर से, वो उसके लिए उतना ही जो है ना हैजर्डियस साबित होगा और वो वर्कर किसी भी किस्म के हैजर्ड से दुचार हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट उस वर्क प्लेस पे हो सकता है। सेकंड हम यहाँ पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो हम जॉब कर रहे हैं, जो भी हमारी जेडीज होती है उसमें जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं और जो टेक्नोलॉजी, अगर वो टूल्स हैजर्डियस है, वहां पे हैजर्ड मौजूद है, सो हमें उस टूल को पहले जो है ना वहां से हैजर्ड रिमूव करना चाहिए, यानी वो टूल हम इतना मैनेजेबल टूल हो कि उसमें कोई हैजर्ड ना हो, तब जाके हम कोई भी वर्कर उससे अपनी एक्टिविटी करें। सर काइंडली बैक पे करें जरा, सर स्लाइड बैक करें काइंडली। अच्छा, सो जैसे टूल्स और टेक्नोलॉजी का मैंने बताया, सो ये चार चीजें हमें जहन में बिठानी होगी, इसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी वर्क प्लेस पे यही इफेक्ट करती है और इससे एक्सीडेंट क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पेज सर, नेक्स्ट स्लाइड काइंडली। अच्छा, इंडिविजुअल क्वालिटीज द अनसेफ एम्प्लॉय। अब जैसे हमने शेयर प्रेशर का नाम सुना गया, शेयर पेयर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी अगर उसकी देखी जाती है, उसमें देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का वहां का कल्चर कैसा है। सो कल्चर विल डिपेंड ओनली ऑन कि वहां के जो एम्प्लॉय है उनकी जो है ना सेफ्टी के टुवर्ड्स उनके क्या वो है, वहां पे क्या ज़हनियत है और वो किस तरह उसको फॉलो करते हैं। सो इंडिविजुअल क्वालिटीज, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एक्सीडेंट में बड़ा मेन रोल अदा करता है अपने साथ वाले पार्टनर के साथ। उसके साथ वाले पार्टनर के साथ एक्सीडेंट तब ही क्रिएट करता है जो कि उसमें दो जो है ना खामियां मौजूद है। एक तो वो स्ट्रेस्ड वर्कर जो होते हैं उसकी वजह से शेयर प्रेशर पड़ता है और वर्कर हमेशा एक्सीडेंट कर जाते हैं, और सेकंड इमोशनली लो जो होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो है ना सेफ्टी के टुवर्ड्स अगर उसका पॉजिटिव अप्रोच होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को और अपने पार्टनर को जो उसका वर्क पार्टनर होता है उससे बड़ा इफेक्टिव होता है। सो इतना जो है ना मैं समझा रहा था, उसके बाद मैं अयूब भाई वो कहूंगा कि काइंडली वो आपको समझा देंगे। अयूब भाई काइंडली। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद अयूब है। मैं आगे प्रेजेंट करूंगा प्रेजेंटेशन को। तो साइन ऑफ पोटेंशियल वायलेंस है सर। वायलेंस जो होता है वर्क प्लेस पे बेसिकली होता है ज़्यादा काम करने से स्ट्रेस होती है या पेमेंट कम मिलती है, तो इस वजह से वायलेंस का होता है खतरा। और ये भी एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में कैटेगराइज होता है, मतलब वर्क प्लेस पे हैजर्ड काउंट होता है। तो इसी वजह से WHO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि जो वर्किंग आवर्स हो वो 8 आवर्स से ज़्यादा ना हो और पेमेंट वगैरह भी प्रॉपर टाइम पे मिले। तो ये है फ्रस्ट्रेशन और फिजिकल एक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं मेंटल स्ट्रेस से, काम ज़्यादा करने से। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो डिजीजेस जो होती हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ज़्यादातर होती हैं वो केमिकल्स के थ्रू होते हैं। जिस तरह केमिकल्स हमारे मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, आँख के ज़रिए या थ्रू स्किन के इंटर होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। ऑक्यूपेशनल जो डिजीज होती है उसका बायस बनते हैं। तो वर्कर्स जो मोस्ट लाइकली एक्सपोज होते हैं केमिकल इन ऑयल रिफाइनरी में होते हैं, टेक्सटाइल में और हर किस्म की होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हैजर्ड। तो हैजर्ड कौन सा है उस हिसाब से हमें पीपीज पहनी होती हैं
आइडेंटिफाई करना होता है हैजर्ड, और उस हिसाब से पीपीईज पहननी होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिजीज लिंक्ड टू वर्क प्लेस। तो ये कैंसर ज्यादातर मतलब ये होता है कि क्रोनिक इफेक्ट की वजह से कैंसर होता है। ऐसा नहीं होता कि जल्दी में किसी ने डस्ट या फ्यूम्स वगैरह इनहेल कर लिया उसको कैंसर हो गया। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, मतलब एक बंदा कंटिन्यूअसली सालों से एक डस्टी माहौल में, अनसेफ वर्किंग प्लेस है, उधर काम कर रहा है, तो उस वजह से लिवर, लंग, ब्रेन या किडनी का डैमेज या कैंसर वगैरह ये होते हैं क्रोनिक इफेक्ट्स की वजह से। जल्दी में नहीं होते, क्रोनिक इफेक्ट होते हैं इसमें। बाकी ये होता है कि वर्क एनवायरनमेंट में हमें केमिकल अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर पीपीईज जिस तरह मास्क, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन वगैरह लाजिम होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा हैजर्डस केमिकल है तो हमें स्किन और आंखों को प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर पीपीईज पहननी चाहिए। तो ये डिजीजेस लिंक्ड टू वर्क प्लेस को हम कंटेन कर सकें। नेक्स्ट प्राइस प्लीज। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन में ये होता है कि जॉब शुरू करने से पहले हम पहले बनाते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस और वर्क मेथड स्टेटमेंट। तो उसमें हम सारी चीज़ें पहले लिखते हैं कि जो हम काम करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें एक सीढ़ी पहुंचानी है फर्स्ट फ्लोर से लेके ऊपर, या कोई भी सामान। तो जो मेथड स्टेटमेंट में होता है ये लिखा कि हम ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर तक किस तरह पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और हैजर्ड्स की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एवेल्यूट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो स्टेप्स होते हैं उसको कंटेन करने के लिए हैजर्ड को वो हम उठाते हैं। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन इस तरह होता है। एग्रोनॉमिक्स भी उसमें आ जाता है। एग्रोनॉमिक्स एक्चुअली साइंस ऑफ हैंडलिंग मटेरियल प्रॉपरली। जो हम वजनी चीजें उठाते हैं उसको प्रॉपरली हैंडल करने की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, उस साइंस को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। इसके मस्कुलेटर डिसऑर्डर ज्यादातर इसकी वजह से होता है, बोन्स या मसल्स का डिसऑर्डर ज्यादातर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन का आ गया वही। तो इसमें मेन चीज होती है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हम करते हैं कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले। इस रिस्क से रिलेटेड हैजर्ड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, काम का हैजर्ड जो काम में इन्वॉल्व हैं, फिर उसको एवेल्यूट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, फिर आखिर में जो रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं पहले वाले उससे मैचिंग करते हैं और उससे रिलेटेड हम प्रिवेंटिव मेजर्स उठाते हैं। पीपीईज हो गई या फिर इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गए, सारी चीजें हम उससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, रिकॉर्ड कीपिंग और मॉनिटरिंग एक्सपोजर और जेनेटिक स्क्रीनिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास एक हिस्ट्री होती है हमारी पूरी, कि इस वक्त प्लेस पे प्लान टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ या हमने ये काम प्रॉपर तरीके से इन सेफ वे अकम्प्लिश किया। तो इस वजह से रिकॉर्ड कीपिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने में आसानी होती है। और अगर हमारी हिस्ट्री सही नहीं है तो हम मजीद उस पर टीम बना के बैठते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि ये इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसकी क्या रीजन है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, हम उस पर प्रॉपर डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ों को, और उसको जो ख़राब चीज़ें हुई है उसको करेक्ट करने के लिए प्रॉपर एक्शन भी हम ले सकते हैं। और अगर जो पहले वाले एक्शन हमने लिए हैं वो प्रॉपर नहीं है तो हम एक्शन अपने को चेंज कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम। तो इस वजह से रिकॉर्ड कीपिंग और मॉनिटरिंग वगैरह ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ओशा 1970। असल में ये अमेरिकन इदारा है, उसने बनाई है। अमेरिकन कांग्रेस ने 1917 में ये बिल पास किया है। ये अब आप तो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, सारी दुनिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड, और अपनी सजेशन देना, और मुख्तलिफ कोर्सेज करवाना, इसका आजकल का काम है। मेनली अमेरिकन है पर आजकल सारी दुनिया में वर्ल्ड वाइड रेगुलेट कर रही है ओशा 1978। और काफ़ी सारे कोर्सेज भी करा रहे हैं, ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट वर्क प्लेस सेफ्टी के हवाले से ये इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
आगे मेरे दूसरे दोस्त हैं जो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। कौन कंटिन्यू करेगा आपके बाद? गनी सुभान। गनी सर। ओके, गनी साहब बिस्मिल्लाह। Assalamu alaikum, sir. This is Ghani Subhan, sir, and have a group which include 4 members. First one Ehsan Khatak or Samir Suhail, and third one Ghani Subhan, fourth one Ayub, sir. My presentation. नहीं गनी, सेकंड वन अयूब, सेकंड मैंने प्रेजेंट कर लिया। Second one Ayub, and third one Ghani Subhan. Yes, sir. I'm so sorry to, sir, taking some time about presentation because we have a group which include 4 members. So my presentation is health, safety and environment. Provision of OSHA. अगर हम बात करें सर, OSHA abbreviation है जो कि occupational safety and health environment से related है। इसमें सर अगर हम थोड़ी सी डिटेल में पहले बात करें तो ये हमारे पास 2 स्टैंडर्ड के हैं, आयोशा ब्रिटिश का है और ओशा ब्रिटिश का है, और आयोश सर अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। जो कि सर हमारे पास ओशा स्टैंडर्ड्स क्रिएट अप्लाई टू जनरल इंडस्ट्री, मैरीटाइम, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर, कवर द प्लेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मटेरियल, पावर सोर्सेज, प्रोसेसिंग, प्रोटेक्टिव, क्लॉथिंग, फर्स्ट एड एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। मीन्स दैट कि हमारे लिए सर ओशा स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए जनरल इंडस्ट्री के लिए हमारे मैरीटाइम के हवाले से और कंस्ट्रक्शन में हमने मतलब अपने हैजर्ड्स को कम से कम करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखा है जिसका नाम है ओशा स्टैंडर्ड। सर आगे जाते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट, जो कि इसी ओशा स्टैंडर्ड में इन लोगों ने एक एक्ट रखा है जिसमें सेक्रेटरी लेबर्स ऑथराइज्ड है इसका कि मतलब जो वर्कर्स हमारे पास काम मतलब गैर जिम्मेदारी से करें और प्रॉपर थ्रू सेफ्टी लॉ के हवाले से ना करें तो वो अथॉरिटी ऑथराइज है कि वो उन पे मतलब पेनल्टीज लगवा सकते हैं उस एम्प्लॉय पे, क्योंकि उनसे आगे डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, आगे और मतलब एक्सीडेंशियल वाक़यात क्रिएट हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि कंपनी ओनर को भी मतलब मामलात पेश आ सकते हैं। इंस्पेक्शन आर कंडक्टेड बाय द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। जिस तरह सर इससे पहले अयूब साहब ने कहा था, तो उससे पहले एहसान खटक साहब ने कहा था, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो वर्कर्स को चाहिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों मतलब काम स्टार्ट करने से पहले कुछ मतलब बेसिक चीज़ें हैं उनकी मतलब टेकिंग केयर किया जाए, जिसमें टीबीटी है, वो तो खैर से स्लाइड्स में नहीं है, बट बिफोर स्टार्ट द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन उनको चाहिए कि वो टीबीटी का ख्याल रखा जाए जो कि टूल बॉक्स स्टॉक होता है। और उसी तरह सर हम जाएंगे सेकंड स्लाइड पे, इफ यू डोंट माइंड सर प्लीज कैन यू मूव द सेकंड स्लाइड। यस सर, क्रिएटिंग अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट हमारे पास सर मेजर पार्ट्स होता है, इसी में 4 मतलब ब्रांचेस हैं जो कि सेफ्टी मोटिवेशन एंड नॉलेज, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, and third one enforcement of safety rules, and if we talk about the fourth one accident investigation and record। सर इससे पहले स्लाइड में मैंने ये कहा था कि काम स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉय उन चीजों का जी सर यस गनी बोलो। अच्छा बोले तो सर हमें चाहिए कि मतलब वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाए कि हैजर्ड्स कम से कम हो, जिसमें सेफ्टी मोटिवेशन एंड नॉलेज का बड़ा किरदार है। और अगर हम बात करें नाउ द सेकंड वन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के भाई सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे मतलब ये मामलात होने चाहिए ताकि हैजर्ड्स कम से कम हो सके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन पॉइंट इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रूल, जिस तरह सर हर लॉ के हवाले से मतलब रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह सेफ्टी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे एम्प्लॉय को, हमारे वर्कर को इनके बारे में मतलब बताया जाए ताकि वो हैजर्ड्स की कमी आ सके। इसी तरह सर फोर्थ वन है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्ड, और इसी तरह सर हम जाएंगे थर्ड वन स्लाइड पे। इफ यू सर प्लीज थर्ड स्लाइड, next slide।
अच्छा सर, दिस इज माय थर्ड स्लाइड एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल स्लाइड, सो ये सर हमारा पास आएगा 18 स्लाइड्स। अच्छा, promoting safety awareness, the key role of the supervisor, communication, the need to work safely, proactive safety training program। जिस तरह से हमें बताया गया है कि जब भी मतलब वर्कर्स को या मतलब एम्प्लॉय को या कंपनी के लेबर्स को हमने कुछ मतलब जॉब के लिए मतलब वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं या वो ओपनिंग करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने पीपीईज का भी ख्याल की जाए। जिस तरह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाते हैं, अगर हम उनको डीप वे में जाएं और उनको डीप वे में मतलब स्टडी करें, तो हमारे पास उनके अच्छे खासे मतलब वो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें इनिशियली उनके पास ग्लव्स होने चाहिए, शूज होने चाहिए। फिर अगर हम शूज की बात करें, उसमें डिफरेंट टाइप के शूज होते हैं, आगे स्टील लगा होता है और मतलब नीचे से स्टील का वो प्लेट लगी होती है, जो कि वर्कर्स को मतलब पाँव मतलब ब्रेक ना सके, है ना सर, कोई चीज ऊपर से गिर जाए, उसको कोई जख्म ना आ जाए और मतलब फिंगर्स बच जाए। इसी तरह सर गूगल्स का होना जरूरी है। कुछ पार्टिकल्स हवा में जा रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ मतलब काम चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन साइट से या डिफरेंट टाइप के ना, तो वो मतलब कील्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है, तो उनसे वो बच जाते हैं। गूगल्स का होना जरूरी है, फेस शील्ड्स होना जरूरी है, सेफ्टी क्लॉथ्स होना जरूरी है, जो कि मोटे कपड़े होते हैं, स्किन को डैमेज ना करे, स्किन को कोई मतलब इंजर्ड ना करे ना सर, इस टाइप के। और हेलमेट का होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सर प्रोमोटिंग सेफ्टी अवेयरनेस से मुराद ये है कि ये पीपीई इसी के मतलब ब्रांचेस हैं, इन्हीं का होना हमारे पास जरूरी है, ताकि हम अगले लेबर्स, अपने एम्प्लॉय को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एहतियात, देन वर्क स्टार्ट करना। अच्छा सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा सर, हमारे पास नेक्स्ट जिसमें टिपिकली सेफ्टी रूल्स है, जिसमें सर यूजिंग प्रॉपर सेफ्टी डिवाइसेस है, अच्छा यूजिंग प्रॉपर वर्क प्रोसीजर्स है, फॉलोइंग गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस है, और कंप्लाइंग विद एक्सीडेंट एंड इंजरी रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हैं, wearing required safety cloth and equipment। I told you before slide sir, जो कि ये सारी उन्हीं की मतलब इक्विपमेंट्स के हवाले से तस्करा किया गया है। और अगर हम लास्ट की बात करें, अवॉइडिंग केयरलेसनेस एंड हॉर्स प्ले, तो ये सारी चीजों का मतलब सर हमें भाई मतलब गनी साहब एक बात बता देंगे मुझे, मेरी नॉलेज के लिए, ये हॉर्स प्ले जी क्या सर। होता है वर्क प्लेस के ऊपर? हॉर्स प्ले सर क्या होता है? अवॉइडिंग केयरलेस एंड हॉर्स प्ले। हॉर्स प्ले क्या होता है? सर हॉर्स प्ले तो वो होता है जिस तरह मतलब जो तेज हमारे पास वर्कर्स होते हैं। सर स्लाइड नहीं आ रही अपना। आपने लिखा, आप खुद बोला है ना, अवॉइडिंग केयरलेसनेस एंड हॉर्स प्ले। बिल्कुल सर। केयरलेसनेस तो मैं असल में समझता हूँ, हॉर्स प्ले पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। अपने आप को सर एजुकेट करना चाहता हूँ मैं। हॉर्स स्लाइड, हेलो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हॉर्स प्ले क्या होता है? सर, हॉर्स प्ले वो होता है कि जिस तरह हमारे वर्कर्स होते हैं, वो टेक्निकल शोबे में अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब एक तेज रफ्तारी के साथ, तो हमने उनको सारी मतलब तदाबीर बता देनी होती है कि काम करने के साथ साथ आपने मतलब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि सारी चीजें मतलब टाइम टू टाइम एक्यूरेट और अच्छा हो जाए ना सर। हेलो सर, स्लाइड मुझसे मिस। हेलो जी सर, स्लाइड सर नहीं आ रही अपना स्क्रीन पे। सर, ये मेरी हेलो स्लाइड है। जी समीर सर, अस्सलाम कौन? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, समीर जी सर, समीर समीर हूँ जी सर। ये है क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। हमें कैसे क्रिएट करना है हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट? तो हम सब्स्टिट्यूट रखते हैं हैजर्ड मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, ऑल्टर हैजर्ड प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज कर सकते हैं, हम इनक्लोज और आइसोलेट हैजर्ड प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इशू क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैजर्ड्स यूज कर सकते हैं, इम्प्रूव वेंटिलेशन
अगर हम वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे तो हैजर्ड्स हमारे कम होंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट पे आ गया हूँ भाई, मैं चेंज जी कर दी है मैंने, प्रोवाइड जी नोटिस। जी सर। जी सर। की एलिमेंट फॉर अ सक्सेसफुल ergonomics प्रोग्राम्स जो हम यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड नोटिस एंड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को हम कैसे हम पहले नोटिस लगाएं बोर्ड पर एक, हाँ, और ट्रेनिंग दें इस बारे में कि हैजर्ड से हम कैसे कैसे बच सकते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट, कंडक्ट प्री इंजरी हैजर्ड असेसमेंट। जो प्री इंजरी हमारी इंजरीज होती हैं उनसे हम किस तरह उनको बता सकें कि किस तरह हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। और हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉयज को। फाइल इंजरी रिपोर्ट बनानी चाहिए हम लोगों को, कहना कि किस वक्त कौन इंजर्ड हुआ है ये बताना चाहिए। फिर हमें प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए और फिर एवेलुएट एंड असेस द ergonomics प्रोग्राम्स। नेक्स्ट स्लाइड सर। वर्कप्लेस वायलेंस। रिड्यूसिंग वायलेंस इन द वर्कप्लेस। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम वायलेंस? सही, कमिटमेंट टू प्रिवेंट वायलेंस। हमें कमिटमेंट करनी चाहिए कि ना हम ज्यादा शोर ना मचाएं। क्योंकि हम जब इस वो लगाए होते हैं हेडफोन्स तो उसमें हमें आवाज कम आ रही होती है मगर फिर भी हम शोर कर रहे होते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल वायलेंस। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से एरियाज हैं जिसमें हम वायलेंस कर सकते हैं। मतलब हम जोर से बोल सकते हैं। डेवलप वायलेंस प्रिवेंशन पॉलिसीज। सही, प्रोवाइड वायलेंस प्रिवेंशन ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। एवेल्युएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब इसमें है बिल्डिंग बेटर हेल्थ। हमें ऑल्टरनेट अप्रोच करनी चाहिए। हेल्दी हेल्थ सर्विसेज देनी चाहिए। फोकस ऑन न्यूट्रिशन देनी चाहिए। वेलनेस प्रोग्राम्स देने चाहिए वर्कर्स को। नेक्स्ट स्लाइड सर। एम्प्लॉय हेल्थ। हाँ, सबसे पहले जरूरी होती है हम हर कंपनी में कि एम्प्लॉय की हेल्थ का ख्याल रखें। तो इसलिए क्लीनेस रखें, सारी जगहों पर सफाई रखनी चाहिए हमें। सेवरेज और सैनिटेशन जगह पर। एयर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर हमारा जो है 25 टू 30 डिग्री से होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए हर जगह। रिकॉर्ड नो नंबर ऑफ फैंस एंड एग्जॉस्ट फैन। जो कंपनीज में हम एग्जॉस्ट फैंस लगाते हैं उससे वेंटिलेशन कंट्रोल हो सकती है। थर्मोमीटर्स इंस्टॉल करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि इधर टेम्परेचर कितना है। डस्ट है, शक्कर मास्क है, लाइटिंग है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करना चाहिए। पानी साफ होना चाहिए वर्करों के लिए। मिनिमम 4 लीटर हर वर्कर को बताया जाए कि ना 4 लीटर पर डे पीना चाहिए। मिनिमम 6 मीटर अवे फ्रॉम टॉयलेट होना चाहिए। वाटर कूलर जो है 50 एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए। एक वाटर कूलर 50 एम्प्लॉयज एंड मोर के लिए। गुड। 3 लीटर्स सलाइन वाटर इफ नीडेड। टॉयलेट जो है मतलब ज्यादा वर्कर्स जो होते हैं मेल्स होते हैं तो मेल्स के लिए 40 मतलब 500 वर्कर्स हैं तो 40 वॉशरूम्स होने चाहिए और फीमेल्स के लिए 20 वॉशरूम्स होने चाहिए अगर वर्कर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आ जाता है एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी के लिए हमारे क्या करना चाहिए? सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा हम उनके लिए वेंटिलेशन बनाते हैं, ये हमारे लिए सेफ्टी है। जूते देते हैं, क्या कपड़े ऐसे देते हैं जिसमें फायर ना लग सके। फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी। हमें एटलीस्ट हमें सेफ्टी के लिए एक स्टेयर्स, इमरजेंसी स्टेयर्स देनी चाहिए जिससे हम निकल सकें अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं? सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल वेयरिंग एंड कनेक्शन होते हैं, क्रेन एंड लिफ्ट ईटीसी और टर्बाइंस पे। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, Thank you, sir. वेरी गुड प्रेजेंटेशन जनाब, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा जनाब अमजद साहब, जरा प्रेजेंटेशन को रेट करें। अब मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया है? गनी सुभान ने इम्प्रेस किया है सबसे ज्यादा। इसलिए नहीं कि उन्होंने इंग्लिश बोली है, बड़े कंसाइज और ठंडे हो गए वो बोल रहे थे। और यही होना भी चाहिए प्रेजेंटेशन के वक्त कि अपने आप को कूल और काम रखो। हालांकि पीछे मुझे नजर आ रहा है उनके सर पे कोई खड़ा हुआ है, उनको हिदायत दे रहा था, कौन था मुझे नहीं पता। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरीके से उन्होंने अपने सेक्शन को कवर किया है। एनीवे अमजद साहब,
पहले जरा प्रेजेंटेशन को रेट कर सर दें। बिल्कुल आपने सही कहा, पर मैं सर मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो हसन भाई ने बहुत अच्छे से ठहराव के साथ जो है प्रेजेंटेशन दी है। जी सॉरी, तो सर मैं एक प्रेजेंटेशन में इनको 10 में से 9 दूंगा और प्रेजेंटर्स को जो है ना 10 आउट ऑफ 10। सॉरी बेटा, मुझे समझ सेकंड नहीं समझ में आया। प्रेजेंटिंग का आगे 9 दे दिया आपने, आगे प्रेजेंटर जी 4 सर, ने तो की है ना, एहसन ने प्रेजेंटर्स को की है, फुल मार्क्स गनी ने दूंगा की है, सर। समीर ने की है और अयूब साहब ने की है। तो अब इनको आप बताएं सर क्या मुझे नंबर दे सबका रहे हैं ही अच्छा लगा है सर, मैं सबको फुल 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 आप। 10 आफ्टर 10। ओके, फैसल, थैंक यू सर। फैसल साहब। जी सर सर काफी अच्छी थी, और मतलब ये कि टाइम टू टाइम बता रहे थे, बहुत अच्छी थी सर। सर मार्क्स इनके सर 10 आउट ऑफ 10 रख लें या 10 आउट ऑफ 9 कर लें सबसे सर। बड़ी बात है इन्होंने टाइम मैनेजमेंट भी की है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो अच्छी चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, मैं जल्दी से ये लेके, क्योंकि एक ग्रुप और है, टाइम नहीं है मेरे पास। फवाद, थैंक यू आपको आज सर। मैंने नहीं सुना है, आप जरा बताइए इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक। सर मैं बिल्कुल दो बातें करना चाहूँगा। पहली तो ये कि इन्होंने स्टार्ट जो किया है वो इन्होंने ILO से, और जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने बताए वो एक बहुत अच्छा इनका था, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही है। और सबसे जो इसमें प्रेजेंटेशन में मज़ा आया वो गनी सोभान के प्रेजेंटेशन के वक्त आया, तो उनको तो बिल्कुल फुल मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि सर आपका मैं जो होता है बोलूं? ना कि अगर आप तवक्कात होती है ना कि जैसे एहसन से तवक्का कि अच्छा करेगा। गनी साहब की पार्टिसिपेशन क्योंकि पिछली 10-12 क्लासों में मुझे कोई नजर नहीं आई, लेकिन आज मैंने पहली दफा उनको बोलते सुना है। बड़ा कंसाइज, सोच समझ के उन्होंने तैयारी की थी। यही चीज होती है प्रेजेंटेशन के अंदर जो काउंट करती है, कि हाउ यू आर Sir, डिलीवरिंग। चाहे आपकी सर कोई मैं bundle of फाइल हो, बोलूं? thanks, sir. लेकिन आप इस तरह Sir, डिलीवर bundle of करें कि thanks. हर आदमी जो है उसको समझ जाए, आपका मफहूम समझ जाए जो आपके बात है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जीशान। Sir, thank you सर so मैं much. बोलूं? Thank you. जी सर। जी जीशान। थैंक यू सर। जी सर, ये प्रेजेंटेशन में तो पूरे 10 आउट ऑफ 10 है और पार्टिसिपेंट्स के 9 नंबर हैं, गनी सुभान के 10 नंबर हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इस वीडियो को सेव करके आता हूँ। सुबह लास्ट ग्रुप रह गया है, और अगले हफ्ते के लिए जो है हमने करना है फायर फाइटिंग का पोर्शन। उसके बाद जो एक क्लास Okay, रह sir. जाएगी उसमें मैंने आपके साथ 2 चीजें कवर करनी है। एक तो करना है कि जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो मुझे आपको मुझसे ज्यादा पता है, तो आई विल गो थ्रू, कोई ज्यादा उसमें नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है कि जो मैंने पेपर में आपसे सवाल पूछा था, और जो एक मेरे सामने एक ऑब्जर्वेशन आई है कि सब लोगों ने एक बुनियादी बात है कि इस सवाल को पहले समझ लिया करें। आपको ऑनलाइन में एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम है, टीचर अवेलेबल होता है, आप व्हाट्सएप पे पूछ लें, आप उसे फोन करके पूछ लें। देखिए, सवाल क्या था कि WHO की लिमिट्स क्या हैं वाटर कंजम्पशन की, मैंने जो आपको बताया था, और आप लोगों ने भी देखा उसको, कि वो बात जब हो रही है ना, पीने के पानी की बात नहीं हो रही है, हम कोई अदीब रिजवी की बात नहीं कर रहे, हम पीने की पानी की बात कर रहे हैं कि जो पूरे दिन में जो इस्तेमाल करता है आदमी कितना है। तो WHO की लिमिट्स जो हैं वो मैंने आपको बताई थी कि 180 लीटर से लेके 220 लीटर के दरमियान कही जाती हैं। और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया वो उनको नंबर मिले, जिन्होंने नहीं दिया उनको, मैंने जाहिर है कि चाहे आपने कुछ भी लिखा, अगर वो आपका नंबर सही नहीं है क्योंकि आपने सवाल को सही नहीं समझा। इसी तरीके से जहाँ बात हुई थी कि जी टॉडलर, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसकी सेफ्टी की, आपने सब चीजें लिख दी हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को कवर करने, अभी कल परसों किसी ने वीडियो डाली है कि बच्चे ने जो है एक्सटेंशन लीड के अंदर चम्मच डाल दिया और वो Hello, मतलब sir. ये बातें हुई ना। अगर आप मेन पॉइंट नहीं लिख रहे, आप मेन पॉइंट जो है बच्चे को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल, उससे वो आप जो है फिर वो बात नहीं बनेगी। तीसरी बात, तीसरा सवाल जिसमें अक्सर लोगों को जो नंबर कटे हैं इसी बात पे कटे हैं, कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास आप HSC लीड टीम है, एक बाहर का बंदा आया है, एक टीम आई है, आप उसको ब्रीफ करेंगे। भाई पहली चीज जो है ना, आप सारा बता देंगे उसको, HSC पॉलिसी क्या है, ये क्या हो गया। अगर आपने उसको ये नहीं बताया कि आज के दिन कोई इमरजेंसी फायर ड्रिल प्लान नहीं है, अगर फायर हो तो आपने क्या करना है। जिन लोगों ने 2 या 3 आदमियों ने सिर्फ इस चीज का सही जवाब दिया है, बाकी सब लोगों ने जो है इसके अंदर जो है ना लंबी लंबी कहानियां, दास्तानें लिखी हैं कि जी मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अच्छा, चौथी बात, जब आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ सवाल, एक पूछ रहा हूँ, बड़ा सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि जी जब आप ड्रिल प्लान करते हैं या इवैक्यूएशन करते हैं और आपके पास कोई हार्ट पेशेंट है, कोई इनवैलिड, कोई स्पेशल है, इसके साथ कोई फिजिकल हैंडीकैप है, आप क्या करें?
सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि इस तरह के केसेस के अंदर उसके फ्लोर पे आप किसी बंदे की ड्यूटी लगाते हैं, किसी एक और आदमी की आप ड्यूटी लगाते हैं कि भाई तूने खुद भी उतरना है और ये बंदा तेरे हवाले है कि अगर इन केस फायर का कुछ अलार्म होता है, बिल्डिंग एवैक्यूएशन करनी पड़ती है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसको उतारोगे किस तरीके से। अब ये कह देना कि जी मैं व्हील चेयर का बंदोबस्त करूंगा, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करूंगा, दिस इज नॉट द प्रॉपर रिप्लाई। तो जो नंबर आप लोगों के कटे हैं ना, वो इन गलतियों के ऊपर कटे हैं कि आप पहले सवाल को समझ लिया करें। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम है, टीचर अवेलेबल है आपके लिए, आपने एक व्हाट्सएप करना है ना कि जी ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बता देगा भाई मैं आपसे क्या जवाब चाह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। एनीवे, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दिस ग्रुप कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। और बात ये होती है ना कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो और कोई अच्छा कर जाए ना, तो आपको खुशी होती है कि फ्रैंकली, क्योंकि जो मैंने इनके मिड टर्म में इन लोगों के नंबर देखे थे, मुझे इस ग्रुप से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन दे हैव डन बियॉन्ड देयर, ये होता है ना, अपने पोटेंशियल से आगे जाके इन लोगों ने परफॉर्म किया है, एंड हैट्स ऑफ टू देम। ठीक है जी, मैं भी ये बंद Thank कर you, रहा sir. हूँ, अपने प्रेजेंटेशन के लिए मैं वापस आ रहा हूँ। Thank you, sir.